हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी को डिस्कस किया था और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी के जो सॉल्यूशंस हैं अलग अलग इकोनॉमीज में, हमने वहां तक का टॉपिक अपना कवर कर लिया है लास्ट वीडियो में। इससे पहले कि आज हम लोग आगे के टॉपिक पे चले, उससे पहले एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि आप बच्चों को जो भी अब तक का बताया हुआ टॉपिक में किसी भी तरह का कोई दिक्कत है, कोई सवाल आपको अगर पूछना है तो आप कॉलेज के जो मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस नंबर पे अपने सवाल को भेज सकते हैं। ठीक है, मैं अगले वीडियोस में उन सवालों के जवाब जो है वो कवर कर लूंगी। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे जो कल मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हम लोग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या है, फिर मैं आपको उसके बारे में चीजें बताऊंगी एंड इस कर्व का शेप जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिफाइन करते हुए या इसके मीनिंग को हम कह सकते हैं कि इट इज अ कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक कर्व है जो शो करता है ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ये दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को बतलाता है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब हो गया कि दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को जब प्रोड्यूस किया जाता है विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, तो उससे जो कर्व बनता है हम उसे ही पीपीसी कहते हैं। एक बार और देख लो, इट इज अ कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव, मतलब ये वैकल्पिक कॉम्बिनेशंस को बताता है, संयोगों को बताता है दो वस्तुओं के जिनको उत्पादित किया जा रहा है। संसाधन जो दिए हुए हैं और जो तकनीक है उत्पादन की, ये दोनों चीजें दी हुई हैं, मतलब कांस्टेंट है, और उनका इस्तेमाल करके जब दो वस्तुओं के प्रोडक्शन के ऑल्टरनेटिव्स शो किए जाते हैं तो उस ऑल्टरनेटिव को बतलाने वाला जो कर्व है हम उसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। अब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ और नाम हैं, आपको इसके कुछ नाम और मिलेंगे अलग अलग। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहा जाता है। इसके एक और नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री के नाम से भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन भी इसको कह सकते हैं, और इसका एक और नाम है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इसे क्यों कहते हैं ये हमको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि इसका नाम ऐसा क्यों है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फिलहाल हम लोग इसके डेफिनेशन को देख रहे हैं, इसके नाम। अब चलते हैं इस कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ता है। ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है जो कुछ बातों पर बेस्ड है। जब तक आप उन बातों को अज्यूम नहीं कर लेते हैं, उनको आप कांस्टेंट नहीं मान लेते हैं, तब तक आपको ये जो कर्व का शेप है ये पता नहीं चलेगा। तो देख लेते हैं कि पीपीसी के एजम्पशंस क्या क्या हैं। पीपीसी एज ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो सबसे पहला एजम्पशन है पीपीसी ड्रॉ करने के लिए वो ये है कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके दिए हुए होते हैं। रिसोर्सेज आर गिवन, मतलब जितने भी संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल करके हमें उत्पादन करना है दो वस्तुओं का, वो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास दिया हुआ है, वो चेंज नहीं होगा, वो गिवन है। दूसरा एजम्पशन है आपका कि देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर के आपको पीपीसी का शेप मिलेगा। तीसरा जो एजम्पशन है वो है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब पहला एजम्पशन था कि रिसोर्सेज दिए हुए हैं, दूसरा था कि टेक्निक में कोई चेंज नहीं होगा, और तीसरा है कि जो भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उसका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और एफिशिएंटली, मतलब कुशलतम जो उपयोग है वो संसाधनों का किया जा रहा है। मतलब रिसोर्सेज को जरा सा भी कम या जरा सा भी ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा तो नहीं हो सकता, तो कम इस्तेमाल नहीं हो रहा है,
जितने भी रिसोर्सेज है उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात को मान लिया गया है, एजम्पशन है। एंड नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन बिटवीन टू गुड्स। दिस इज नॉट वेरी नेसेसरी वाला एजम्पशन, बट फिर भी मान लें कि पीपीसी का शेप आपको तभी देखने को मिलेगा जब आप दो गुड्स के ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन करते हैं, मतलब दो वस्तुओं के ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को ये दिखा रहा है, तो इसके लिए दो गुड्स होने जरूरी है। तो यहाँ पे ये कुछ 4 पॉइंट्स में हम एजम्पशन ले रहे हैं, इन बातों पर बेस्ड आपको पीपीसी जो है वो मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा। और अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये कर्व बेसिकली कैसे बनता है, या इस कर्व के कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसमें ग्राफ टेबल को समझते हैं। सॉरी, टेबल जो है, टेबल बोले आप शेड्यूल बोल सकते हैं। इसमें यहाँ पर है कि मान लिया गया है कि रिसोर्सेज जो है वो दिए हुए हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो दी हुई है। तो रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी जो है वो गिवन है, और जितने भी रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसकी मदद से प्रोड्यूसर जो है वो दो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है। ये हमने इस बात को मानते हुए ये शेड्यूल एंड डायग्राम ड्रॉ किया है। और यहाँ पर जो भी रिसोर्स दिए हुए हैं, टेक्निक दी हुई है, उसकी मदद से मान लीजिए कि प्रोड्यूसर जो है वो दो गुड्स बना सकता है। पहला वो राइस का प्रोडक्शन कर सकता है और दूसरा वो व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये दो गुड्स का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कर रहा है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब ऐसा है कि अगर प्रोड्यूसर सारे के सारे रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, मान लीजिए कि व्हीट के प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, तो जितने भी रिसोर्सेज दिए हुए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूसर जो है वो व्हीट का प्रोडक्शन 100 लाख टन्स कर सकता है। ठीक है, अगर वो सारा का सारा रिसोर्स व्हीट के प्रोडक्शन में लगा दे तो वो 100 लाख टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर पा रहा है। यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है। और अगर प्रोड्यूसर जितने भी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी दी हुई है उन सबका इस्तेमाल राइस के प्रोडक्शन में, सिर्फ और सिर्फ राइस के प्रोडक्शन में करता है, व्हीट का वो बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं करेगा, तो उस केस में राइस का जो टोटल अमाउंट प्रोड्यूस होगा दैट इज 40 लाख टन्स। ठीक है, अब अगर टोटल रिसोर्स का इस्तेमाल व्हीट में किया तो 100 लाख टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर टोटल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन राइस के प्रोडक्शन में करता है तो 40 लाख टन्स जो है वो राइस का प्रोडक्शन होगा। अब अगर प्रोड्यूसर व्हीट और राइस दोनों का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके लिए उनके पास कुछ ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं, मतलब वो थोड़े अमाउंट में व्हीट और थोड़े अमाउंट में अगर राइस प्रोड्यूस करता है तो उसके पास कॉम्बिनेशंस है, और जो कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है प्रोड्यूसर के पास हम उसे इस शेड्यूल के थ्रू शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको एक साइड पे गुड्स दिया हुआ है जिसमें व्हीट दिखा रहे हैं और राइस दिखा रहे हैं, बिकॉज हमने माना हुआ है कि प्रोड्यूसर जो है वो दो ही गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ईदर व्हीट और राइस, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो लाख टन्स में हो रहा है। ठीक है, मान लिया राइस का भी प्रोडक्शन जो है वो लाख टन्स में हो रहा है। अब इस केस में क्या है कि यहाँ पर आपको राइट साइड में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, और ये जो ए बी सी डी ई है ये कॉम्बिनेशंस को बतला रहा है, जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स को बतला रहा है। इसमें से हम पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन ए की। ये जो ए कॉम्बिनेशन है ये क्या डिनोट कर रहा है? तो जो ए कॉम्बिनेशन है वो बतला रहा है कि जितने भी रिसोर्स और टेक्निक दी हुई है उसका इस्तेमाल प्रोड्यूसर कर रहा है, और उसका इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूसर जो है वो 100 लाख टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन करता है, और यहाँ पर राइस का जो प्रोडक्शन है वो 0 है, मतलब राइस का कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, अब वहीं पर अगर बात करें कि कॉम्बिनेशन बी जो है वो क्या बतला रहा है, तो सिमिलर टू प्रोडक्शन ए वो भी कॉम्बिनेशन को ही बतला रहा है, जिसमें से दिख रहा है कि
90 लाख टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ ही साथ 10 लाख टन्स ऑफ राइस का भी प्रोडक्शन हो रहा है इन द कॉम्बिनेशन बी। सिमिलरली जब हम कॉम्बिनेशन सी की तरफ देखते हैं तो कॉम्बिनेशन सी जो है वो बता रहा है कि 70 लाख टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है और 20 लाख टन्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज द अनदर ऑल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस। अब अगर हम कॉम्बिनेशन डी की बात करें तो कॉम्बिनेशन जो है डी वो भी ऑल्टरनेटिव से दिखा रहा है बट वो थोड़ा अलग है। कॉम्बिनेशन डी में दिख रहा है कि 40 लाख टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है और 30 लाख टन्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। सिमिलरली जब आप कॉम्बिनेशन ई को देखते हो तो कॉम्बिनेशन ई में नजर आ रहा है कि विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्शन है व्हीट का वो 0 है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और राइस का जो प्रोडक्शन है वो टोटल हो रहा है 40 लाख टन्स। यहाँ पे ये जो आपका शेड्यूल है ये बेसिकली प्रोडक्शन के ऑल्टरनेटिव्स को दिखला रहा है, दो गुड्स के प्रोडक्शन के ऑल्टरनेटिव को दिखला रहा है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बिकॉज ये हमारा एजम्पशन भी है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। डेफिनेशन में भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो भी ऑल्टरनेटिव्स ऑफ टू गुड्स दिखते हैं वो दिए हुए रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। तो ये एकदम गांठ मान लो कि ये एजम्पशन है, ये मान के चलना है। देयर इज नो चेंज इन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो देखते हैं शेड्यूल हमने देखा, इस शेड्यूल में दो गुड्स हैं, उनके ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस हैं। अब क्या है कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ए बी सी डी और ई, इनको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करते हो, अगर आप इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। यहां पर देखोगे एक्स एक्सिस पर हमने राइस लिया हुआ, राइस जो लाख टन्स में ले रखा है हमने, वाई एक्सिस पे हमने व्हीट का प्रोडक्शन लिया हुआ है जो कि अगेन लाख टन्स में। अब देखोगे यहाँ पे आपको एक कर्व दिख रहा है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और इसके शेप की बात करें तो इसका शेप जो है वो थोड़ा कॉनकेव टू द ऑरिजिन है, ठीक है, ऑरिजिन की तरफ से वो कॉनकेव हुआ हुआ है। अब यहाँ पर देखोगे जो यहाँ पे भी आपको कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, इनफैक्ट वही पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए जो नजर आ रहा है जो कि यहाँ पर है, पॉइंट ए जो है वो दिखला रहा है कि ए पॉइंट पर व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो 100 लाख टन्स है और राइस का जो प्रोडक्शन है वो आपका 0, ठीक है। अब अगर वहीं पर आप पॉइंट ई की तरफ देखते हैं तो पॉइंट ई जो है वो दिखला रहा है कि राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 40 लाख टन्स और वहीं पर व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो 0 है, पॉइंट ए और पॉइंट ई। अब बी सी डी की बात करें तो ये वेरियस कॉम्बिनेशंस को बतला रहा है, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को बता रहा है। यहाँ पर पॉइंट बी जो है वो दिखला रहा है कि 90 लाख टन्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन है जो कि इतना पोर्शन है, और 10 लाख टन्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन है जो कि ये वाला पोर्शन को दिखला रहा है, ठीक है। अब अगर प्रोड्यूसर चाहता है, सपोज करो कि प्रोड्यूसर चाहता है कि वो राइस का प्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा करे, व्हीट का प्रोडक्शन, राइस का प्रोडक्शन अगर वो बढ़ाना चाहता है मान लो, तो राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अगर 10 से प्रोड्यूसर चाहता है कि वो 20 लाख टन्स ऑफ राइस का प्रोडक्शन करे तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको अपने व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट सी पर देखोगे तो व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो आपका 70 लाख टन्स हो रहा है, लेकिन राइस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ करके हो रहा है 20 लाख टन्स। सिमिलरली अगर प्रोड्यूसर और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है राइस का, उस केस में उसको व्हीट का प्रोडक्शन और घटाना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर वो 30 लाख टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो उसको अपने व्हीट का प्रोडक्शन जो है वो कम करके 40 लाख टन्स करना पड़ेगा, और ये जो है कॉम्बिनेशन डी दिखला रहा है। यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर आप ए से लेकर ई तक के किसी भी पॉइंट को देखते हो ना तो हर एक पॉइंट ये बतला रहा है कि जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं और जो टेक्निक है उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस्तेमाल पूरा करते हुए रिसोर्सेज का अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आउटपुट का दो
कमोडिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आपको कर्व का शेप ऐसा मिल रहा है। क्यों पीपीसी का कर्व जो है वो कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये हम लोग आगे भी करेंगे। यहाँ पे भी आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि पीपीसी का शेप ऐसा क्यों है। अगर नहीं तो इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम लोग पीपीसी कर्व देख रहे थे। यहाँ पर एई कर्व आप कह लो कि जो एई कर्व है वो पीपीसी को डिनोट कर रहा है। बी सी डी जो है वो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को दिखला रहे हैं ऑफ टू गुड्स। ठीक है, ये हो गया आपका पीपीसी कर्व। सो हम लोगों ने पीपीसी कर्व देख लिया है। क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो हम लोगों ने देखा उसका डेफिनेशन कि ये ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड को शो करता है जो कि दिए हुए रिसोर्स एंड टेक्निक की मदद से की जा रही है। इसके और भी कुछ नाम हैं जैसे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या बाउंड्री या लाइन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या लाइन। पीपीसी को ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ बातों को मानना जरूरी है। आप अज्यूम करोगे, एजम्पशंस के बारे में आपको पता ही है कि अगर आप कोई थ्योरी या किसी भी तरह का कोई प्रिंसिपल रूल आप उसको देख रहे हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए आपको कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो प्रिंसिपल आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं कि रिसोर्सेज दिए हुए हैं, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल पूरा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और हम दो गुड्स का ऑल्टरनेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं। दिस इज आल्सो एन एजम्पशन बिकॉज अब दो से ज्यादा कमोडिटीज ले लेता है तो फिर पीपीसी नहीं ड्रॉ करता है। एंड देन हमने इसको एक्सप्लेन किया विद द टेबल एंड अ ग्राफ। टेबल में हमने दो गुड्स दिया हुआ था, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हमने देखा और फिर उनकी मदद से हमने जब एक ग्राफ में प्लॉट किया तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिला और यही कर्व जो है ये हमारा पीपीसी कर्व कहलाता है। और इसमें हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस नजर आए जो कि अलग अलग प्रोडक्शन को दिखला रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ प्रोडक्शन को दिखला रहे हैं ऑफ टू ऑल्टरनेटिव गुड्स। तो ये हो गया पीपीसी। इसके आगे हम लोग चलेंगे अगले इसी का पार्ट है कि पीपीसी पे कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि वो क्या डिनोट करते हैं। हम लोग ने लास्ट क्लास में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को डिस्कस किया, नॉट द लास्ट क्लास बट अभी थोड़ी देर पहले। अभी हम लोग बात कर लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ही बारे में कि इस कर्व पे कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स इंडिकेट क्या करते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेम ग्राफ है जो अभी भी हमने बनाया हुआ था। वाई एक्सिस पे हमने राइस लिया हुआ है जिसका प्रोडक्शन लाख टन्स में है और एक्स एक्सिस पे हमने यहाँ पे वीट ले लिया है जिसका प्रोडक्शन अगले लाख टन्स में है। यहाँ पे एडी जो कर्व है वो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द पीपीसी कर्व। अब जैसा कि अभी भी आपको मैंने बताया हुआ है कि पीपीसी कर्व जो है वो ड्रॉ किया जाता है और उस कर्व का हर एक पॉइंट जो है वो हमें ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस को बताता है टू गुड्स के जिसका प्रोडक्शन किया जा रहा है विद द गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखोगे एडी जो कर्व है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दिखा रहा है। अब इस कर्व पर अगर आपको कोई भी पॉइंट नजर आता है लाइक पॉइंट पी, जैसे एक पॉइंट है जो एडी कर्व पर है, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर इस कर्व पर कोई भी एक पॉइंट है या एक से ज्यादा पॉइंट है तो वो इंडिकेट क्या करता है, जरा देखो, एनी पॉइंट ऑन द कर्व एबी लाइक पॉइंट पी, फिलहाल हमारे वाले एग्जाम्पल में पॉइंट पी है वो पॉइंट, तो वो पॉइंट जो है वो हमें बतलाता है कॉरेस्पॉन्ड्स टू कि फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। मैंने बताया हुआ था कि पीपीसी जो है वो इसी एजम्पशन पर बेस्ड है कि जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं अवेलेबल, हमें मिले हुए हैं, हम उनका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीपीसी के कर्व पर अगर आपको कोई भी पॉइंट नजर आता है ना तो वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है कि संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ वो दिखाता
एनी पॉइंट ऑन द कर्व एडी शोज द पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है, मतलब इकोनॉमी की जो पूर्णतम उच्चतम क्षमता है उत्पादन की, उसे इंडिकेट करता है। अगर कोई पॉइंट आपके कर्व पीपीसी पर है तो वो पॉइंट हमें पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के बारे में बतलाएगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है कि पीपीसी के कर्व पर अगर आपको कोई भी पॉइंट नजर आता है तो वो दो बातें बताएगा। पहली बात कि रिसोर्सेस का फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, और साथ ही साथ वो इकोनॉमी की जो उच्चतम क्षमता है, जो इकोनॉमी की पोटेंशियल है, वो उसे इंडिकेट करता है। अब देखोगे यहाँ पर हमें इस ग्राफ में और भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। जैसे कि देखो पॉइंट नजर आ रहा है पॉइंट एफ, जो कि देखना कि जो कर्व एडी है ना, पीपीसी कर्व उसके अंदर है। अब पीपीसी कर्व के इनसाइड अगर कोई पॉइंट है, लाइक पॉइंट एफ, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, मान ले यहाँ कोई पॉइंट होगा, यहाँ होगा, कहीं पर भी हो, बट पीपीसी के अगर अंदर कोई पॉइंट है, अगर एफ पॉइंट है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, देखोगे एनी पॉइंट इनसाइड एडी, कोई भी पॉइंट पीपीसी कर्व के अंदर, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में पॉइंट एफ हमें नजर आ रहा है, वो दिखलाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि जितने भी रिसोर्सेज गिवन है, रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट आर गिवन इन द इकोनॉमी, उनका पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मतलब जितनी उनकी क्षमता है या जितना आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए, आप उनका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन को दिखलाता है। साथ ही साथ वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी दिखलाता है। मतलब देखोगे, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि गिवन है, बार बार कह रहे हैं गिवन रिसोर्स तुम्हारे दिया हुआ है 10 लाख रुपीज, ठीक है, 10 लाख रुपए जो है वो आपके पास दिए हुए। अगर आप इस 10 लाख का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आप एडी कर्व के किसी भी पॉइंट पर पहुंचते हैं, ठीक है, आप कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप मान लो फिलहाल, और अगर 10 लाख रुपए आपके हाथ में है, उसमें से 5 लाख रुपए आपने बचा लिए, आपने खर्च नहीं किया इन सेंस आपने उसको प्रोडक्शन में लगाया ही नहीं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का इस्तेमाल करते हुए आप प्रोडक्शन कर रहे हो। मतलब आप कहां पर हो, पॉइंट एफ पर, मतलब आप पीपीसी कर्व के इनसाइड हो, अंदर हो, और ये जो पॉइंट है ना, वो इंडिकेट करता है, ये शो करता है एक्चुअल आउटपुट लेवल जो है इकोनॉमी का, वो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से कम है। वो इंडिकेट कर रहा है कि जितनी क्षमता है उत्पादन करने की, आप उतने के बराबर उत्पादन कर ही नहीं रहे, आप पोटेंशियल लेवल जो है ना इकोनॉमी का, उससे कम प्रोडक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे पॉइंट एफ जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, ना ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और इकोनॉमी की जो क्षमता है, मान ली इकोनॉमी की क्षमता है 3 पॉइंट पर प्रोडक्शन करने की, बट आप एफ पर हैं, यानी कि पोटेंशियल लेवल से एक्चुअल लेवल जो है वो कम है, लेस है, ठीक है। ये था हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है, जब देखोगे आप ग्राफ की तरफ ही देखो, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट नजर आता है, दैट इज पॉइंट जी। हमने माना एग्जाम्पल है जी, आप कुछ भी ले लो, ए टू जेड अल्फाबेट कुछ भी डिनोट कर सकते हो, बस ये याद रखना कि वो एडी के बाहर होगा, आगे होगा। अब देखोगे, अगर कोई पॉइंट नजर आता है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के आउटसाइड है, बाहर है बिल्कुल, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी बना दो, बस एडी के पार होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या दिखलाता है, बार बार कह रही हूं कि रिसोर्सेज है वेरी गिवन, आपको टेक्नोलॉजी जो है वो दी हुई है, अगर आप उनका पूरा इस्तेमाल करोगे तो आपको पीपीसी कर्व मिलेगा। अब अगर कोई पॉइंट जो पीपीसी के पार है, तो वो ये इंडिकेट करता है ना कि इस लेवल तक प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, ये अनअटेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर एनी पॉइंट आउटसाइड एडी, अगर एडी यानी कि पीपीसी के बाहर कोई पॉइंट है, लाइक पॉइंट जी, हमारे को दिख रहा है पॉइंट जी। अब क्या है कि ये जो है कॉरेस्पॉन्ड करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट, वो इंडिकेट करता है कि एक ऐसा
लेकिन वहां तक हम जा नहीं सकते। मतलब क्या है जा नहीं सकते, मतलब मैंने बोला कि एग्जाम्पल में हमारे हाथ में 10 लाख रुपए हैं, अभी आपको 1 करोड़ की फैक्ट्री लगानी है, ठीक है, आप कोई भी ऐसी फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो जिसमें 1 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, लेकिन आप 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते बिकॉज आपके पास पैसे ही नहीं है। आपके पास जो पैसे हैं वो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए आपको पॉइंट जी पर पहुंचना होगा, आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे बिकॉज आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के बाहर हो वो इंडिकेट करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट को, और ये शो करता है नॉन फीजिबल रीजन को, मतलब एक ऐसा रीजन जहां तक हम पहुंच ना पाए या फिर बियॉन्ड द कैपेसिटी, हमारी क्षमता के पार के पॉइंट को ये इंडिकेट करता है। तो बस इंपॉर्टेंट है 3 ही पॉइंट आप याद रखना सिंपली। मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे हैं कि पीपीसी पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इंडिकेट करते हैं, तो कोई भी पॉइंट जो पीपीसी कर्व पर ही हो वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखलाता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखलाता है, साथ ही साथ वो दिखलाता है किसको, तो वो दिखाता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट को, ठीक है, याद रखोगे। कोई सेकंड, कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी के इनसाइड है, अंदर है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को दिखलाता है, साथ ही साथ वो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है। और ये पॉइंट इनसाइड वाला पॉइंट इंडिकेट करता है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो कम है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट से, जो पोटेंशियल लेवल है उससे कम है एक्चुअल उत्पादन जो कर रहे हैं वो जितना कर सकते हैं उससे कम है। और अगर कोई पॉइंट आपको पीपीसी के बाहर नजर आता है, आउटसाइड द पीपीसी, मतलब भाई वो अनअटेनेबल है, सिंपल भाषा में बोले तो औकात से बाहर है, समझ गए, और अनअटेनेबल लेवल ऑफ आउटपुट मतलब अटेन ही नहीं कर सकते, ठीक है, बियॉन्ड द कैपेसिटी, कैपेसिटी के पार। तो ये हो गया हमारे पीपीसी पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके आगे हमें एक चीज और जाननी है, मैं आपको अभी बता देती हूँ साथ साथ में। पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ज्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, कमी पॉइंट्स हैं, आप देख लोगे। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ये होता है कि पीपीसी का जो कर्व है वो हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, ऑलवेज इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। मैं देख देती हूँ, डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि पीपीसी का जो कर्व है वो हमेशा कॉन्केव होगा, कॉन्केव टू द ऑरिजिन, कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, मतलब इसका शेप जब भी बनेगा ना तो इसी शेप का बनेगा। इस शेप का इसीलिए बनता है, इसका रीजन मैं बताती चली जाती हूँ, देखोगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए है बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है, आप अनलिमिटेड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस वजह से अगर आपको एक प्रोडक्ट, एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना पड़ेगा, तो ये रीजन है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कॉन्केव टू द ऑरिजिन भी होने का रीजन है जिसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से पीपीसी का शेप जो है वो कॉन्केव टू द ऑरिजिन होता है। तीसरी बात है कि पीपीसी जो है वो हमेशा टच करेगा बोथ एक्सिस को। जब भी पीपीसी का कर्व ड्रॉ करोगे ना तो ये हमेशा आपको नजर आएगा कि ये दोनों एक्सिस को टच करता है, वाई एक्सिस को भी टच करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच करेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है। आप कॉलेज वेबसाइट पर जो नोट्स अवेलेबल हैं उन्हें एक बार जरूर देखें, पीडीएफ फाइल में है, आप वो होपफुली आपने उस सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया होगा। तो अगर आपके पास वो नोट्स अवेलेबल है तो फिर आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे